हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हमारी जो फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, इसका पार्ट 4 वीडियो आज डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चर पेपर 2 के। और सिलेबस के ये जो चैप्टर है ये है प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट के बारे में। आपने देखा होगा सिलेबस, इसमें पर्टिकुलरली है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रेंट क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम पीडीएस के बारे में पढ़ेंगे, टीपीडीएस के बारे में पढ़ेंगे और फूड प्रोसेसिंग कंस्ट्रेंट के बारे में देखेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिसको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपकी जो नीडी फ्रेंड्स हैं जो एग्रीकल्चरल प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं किस तरह से मैं वीडियो डेवलप कर सकती हूँ। और ये तो बात हो गया। और सेकेंड बात ये है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक। आप वहाँ पे जाकर इसका वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करोगे, देखिए कोई आपके लिए इतना परिश्रम कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है, आप लोगों को कुछ प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो आप लोग एक हेल्प तो कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इन रिटर्न आप सब्सक्राइब तो कर सकते हो। वो तो पैसा नहीं लग रहा है ना उसका। तो इसमें क्या मतलब गलत हो गया? सब आ रहे हैं, वीडियो डाउनलोड करके ले रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी सी मोटिवेशन। और ये विदाउट पेमेंट होता है, इसके लिए कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी वजह से मैं आपको बार बार कहती हूँ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिसके बाद मेरी मोटिवेशन लेवल कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी मोटिवेशन की। तो बस इतना ही कहना था मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। There was a time when industrial agriculture seemed like a perfect solution for a rapidly growing world population. आपको पता होगा कि जब हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गई और ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, उससे पहले हमारी धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी। और उस पॉपुलेशन को अपने रिक्वायरमेंट नीड फुलफ़िल करने के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए, एमएस स्वामीनाथन की। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर धीरे धीरे बढ़ा और जिसके बाद धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा। और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही थी धीरे धीरे, इसको ये टक्कर दे के चल रही थी। मतलब सबको अच्छी तरह से खाना मिल रही थी, सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स ग्रो किया हमने, केमिकल पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स प्रॉमिस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हंग्री पीपल। मतलब धीरे धीरे जो हंग्री पीपल थे, फूड इनसिक्योरिटी थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी इस फर्टिलाइजर्स के वजह से, पेस्टिसाइड के वजह से, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के वजह से। फिर एक ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड स्पॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होने लगी। तो क्या हुआ? फाइन, इवेंचुअली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मोर देन ट्रिपल्ड, 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई, लीडिंग टू एन अबंडेंस ऑफ लो कॉस्ट कमोडिटीज एंड ए रिडक्शन इन ग्लोबल फूड डेफिसिट। तो क्या हुआ? लीडिंग टू एन अबंडेंस ऑफ लो कॉस्ट कमोडिटीज। तो लो कॉस्ट जो कमोडिटीज़ है ये धीरे धीरे अबंडेंस मतलब बढ़ गई। ठीक है, लोग का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है, लोग को खाना पीना का नीड फुलफिल हो जाता है, तो लोग धीरे धीरे अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको डाइवर्ट करते हैं और डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए। तो उसका बढ़ना शुरू हो गया और ग्लोबल फूड डेफिसिट धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ठीक है, बट decades of industrial farming have taken a heavy toll on the environment and raised serious concerns about the future of food production. तो धीरे धीरे क्या हुआ? ये तो एक वक्त था जहाँ हम रिसोर्सेज की फुली यूटिलाइजेशन कर रहे थे। तो धीरे धीरे रिसोर्स जब ख़त्म होने को लगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा
फर्टिलाइज़र यूज़ किए, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स यूज़ किए, तो धीरे धीरे लैंड डिग्रेडेशन होने लगा, रिसोर्स ख़त्म होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, एनवायरनमेंट के ऊपर एक हेवी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, जिसके वजह से द फ्यूचर फूड प्रोडक्शन के लिए ये एक थ्रेट बनना शुरू हो गया, क्योंकि हम सब सस्टेनेबल वे में नहीं कर रहे थे। जो भी कर रहे थे हम माने इनऑर्गेनिक वे में कर रहे थे। कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से एक्सट्रैक्ट कर पाए चीज़ें। हमें मालूम नहीं थी कि ये आगे जाके हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, टुडे एफिशिएंट एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन। तो क्या हुआ, आज के ज़माने में जब हम एफिशिएंट एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं ये सब के बारे में सोचना पड़ता है कि कैसे हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रख सके, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दे सके और इकोनॉमिक इंक्लूजन के ऊपर कंसंट्रेट कर सके, ठीक है। क्योंकि हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते करते ना हम हेल्थ के ऊपर ध्यान देना भूल गए, क्योंकि ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र किस तरह से हमारे हेल्थ को डेटेरियोरेट कर सकता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी धीरे धीरे बिगड़ सकती है। ये सब चीज़ें हमने अब एनालाइज करना शुरू किया, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली ईच ईयर, नेवर बिफोर हैज सो मेनी पीपल लिव्ड ऑन द प्लैनेट एट द सेम टाइम। आपने देखा होगा धीरे धीरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि अच्छी खासी सब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। जो आगे क्या होता था, एक फ्लू आ गया या एक कुछ कंडीशन है कि हेल्थ कंडीशन क्रिएट हो जाती थी तो बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते थे। लेकिन आजकल हेल्थ की जो इतने सारे डेवलप हो गई है हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, ड्रग्स, तो इसके वजह से ना सैनिटेशन, इसके वजह से कहीं न कहीं हेल्थ हमारे अच्छे हो खासे होते जा रहे हैं। लोग कंसर्न हो रहे हैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए। इसी वजह से जो डेथ रेट धीरे-धीरे कम भी हो रहा है, ठीक है। और ग्रोइंग पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। देयरफॉर तो इसी वजह से फूड प्रोडक्शन 21st सेंचुरी में, ये जो सेंचुरी चल रहा है यहाँ पे फूड प्रोडक्शन ट्रिपल्ड मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी चैलेंजेस बन जाती है। क्यों? टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड फ्रॉम ए ग्रोइंग एंड वेल्दियर पॉपुलेशन। एक ग्रोइंग हेल्दियर पॉपुलेशन को उनकी जो ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड होता है उसको मेंटेन करना, मीट करना एक चैलेंज से कम नहीं है। टू डू इट इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे एंड टू कोप विद द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। ये तीनों को मीट करने के लिए, मतलब उनका फूड का डिमांड फुलफिल करने के लिए और एनवायरमेंटली फ्रेंडली एक सस्टेनेबल वे में एनवायरनमेंट के साथ ये सब चीज़ करने के लिए, और हंगर को जो हंगर की जो प्रॉब्लम होता है उसको कोप करने के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि हमारे मतलब ये फूड प्रोडक्शन को 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन को मेंटेन करना एक चैलेंज बन गई है। Luckily, the modern market offers innovative technologies in agriculture that increase productivity to help tackle those challenges in the most efficient way possible. Let's get into more detail on what these issues are and what challenges they pose to food production today. तो आज हम देखेंगे, आप लोग को पता होगा कि मॉडर्न मार्केट में क्या होता है। आजकल के ज़माने में हम 1 मिनट, तो आजकल के जो मॉडर्न मार्केट में जितने सारे इनोवेशन हो रहा है, उसकी जो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रहा है एग्रीकल्चर में, ये कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं आज के ज़माने में फूड प्रोडक्शन क्यों उसका ज़्यादा प्रोडक्शन में इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट हम फेस कर रहे हैं, ये सब के बारे में हम चलिए डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अगर फूड प्रोडक्शन क्या है, अगर कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू फूड दैट इज़ फिट फॉर कंजप्शन। एक रॉ इंग्रेडिएंट को आप एक फूड में कन्वर्ट कर रहे हो जो कि कंजप्शन के लिए फिट है। जैसे कि हम रॉ इंग्रेडिएंट क्या है, मान के चलिए हम पैडी सीड,
पैडी सीड को हम कन्वर्ट करेंगे, हम उसको सॉइल में उसको रात भर पानी में भिगाएंगे, उसके बाद उसको सॉइल पर लैंड प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद सॉइल में डालेंगे, वो पौधा होगा, उसके बाद उसको अच्छी तरह से देखभाल करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको जब हार्वेस्टिंग स्टेज आएगा उसको निकालेंगे, काटेंगे, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से हार्वेस्ट करके फिर से पैडी सीड बहुत सारे सीड निकालेंगे, तो उसके बाद उसको लेकर थ्रेसिंग करके हम इससे राइस निकालेंगे। तो इसी तरह से हम इसको कंजप्शन के लिए फिट बनाते हैं, ठीक है। तो रॉ इंग्रेडिएंट को जैसे हम फूड में कन्वर्ट करके उसको कंजप्शन पर्पस के लिए जब उसका मीट रेडी कर देते हैं उसको बोलते हैं फूड का प्रोडक्शन हो गया। देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्शन। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंक्लूड, किस तरह की फूड प्रोडक्शन होता है, ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स ऑन फार्म्स अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि हम क्रॉप ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम मिल्क एंड एग कलेक्शन करते हैं डिफरेंट एनिमल से। फॉर्मेंटेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, जैसे कि फॉर्मेंटेशन करते हैं इंग्रेडिएंट की, जिस तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक विनेगर, प्रोबायोटिक योगर्ट, ब्रेड, ये सब भी बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मेजर कंस्ट्रेंट क्या है फूड प्रोडक्शन सिस्टम में। तो पहली बात यह है, फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री विल फेस द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इन द ग्लोबल लेवल इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। देखिए ये जो कंस्ट्रेंट है ये नेक्स्ट 50 ईयर्स तक सिर्फ नहीं, अभी से ही ये कंस्ट्रेंट होना शुरू हो गया है, तो ये दिखने वाले हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ न्यू फार्मलैंड्स, मतलब धीरे धीरे हमारे जो पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन के साथ साथ आप लोगों को पता है कि जगह भी बढ़ रहा है। वो जो एग्रीकल्चरल लैंड होते थे, अवेलेबल होते थे प्रोडक्शन के लिए, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं रहने के लिए। लोग पहले प्रेफर करेंगे हम कहाँ पे खाना, रहना और पहनना, ये तीनों को जो बेसिक नीड है इसको तो कहीं ना कहीं फुलफिल करना होगा। तो जो रूरल के लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट हो रहे हैं और शहर में आसपास के जितने सारे एरिया है वो सब कन्वर्ट हो रहे हैं रहने के लिए, बास उपयोगी बनाने के लिए वहाँ पे लैंड को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लैंड खत्म होते जा रहा है। तो नेक्स्ट 50 ईयर्स तक क्या होने वाला है, लगभग बहुत सारे लैंड खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि इंडिया तो अभी टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है। तो इतने सारे माने दुनिया की इतने वर्ल्ड के इतने बड़ी पॉपुलेशन को रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, तो कितना गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो धीरे धीरे जगह की रेट भी किस तरह से बढ़ रहा है आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से, और उसी तरह से जगह भी शॉर्टेज हो रहे हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सेकेंड बात ये है, चेंजिंग क्लाइमेट इन ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रोइंग एरियाज, स्पेशली चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स। आप लोगों को पता होगा हम लोग आजकल बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ के साथ जूझ रहे हैं। तो ना कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, कहीं पे फ्लडिंग हो रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है, ड्यू टू हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस। हम एनवायरमेंट पर जिस तरह की प्रेशर डाल रहे हैं, तो आपने तो पढ़ा होगा न्यूटन की जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। तो हम जो रिएक्शन दे रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं एनवायरमेंट पर, तो वो तो अपोजिट रिएक्शन तो देने ही देनी है। तो इसी तरह से वो अपने गुस्सा भड़क रहा है। तो इसी तरह से जो नेचुरल जहाँ पे नेचुरली लैंड ग्रोइंग नेचुरली क्रॉप ग्रोइंग होता था, उस एरिया पे आजकल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। जहाँ पे खरीफ में ज़्यादा, खरीफ में, रबी में, समर सीजन में, इस तरह से जहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर होनी चाहिए वो तो नहीं हो रहा। जहाँ पे थोड़े से रेन पे कम हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा रेन हो जाता है, जहाँ पे ज़्यादा रेन की ज़रूरत होता है वहाँ पे रेन होती ही नहीं है। तो इसी वजह से हमारे जो क्रॉप ग्रोन एरिया में बहुत सारे प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर सॉइल डिग्रेडेशन क्यों हो रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता है कि हम जितने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे लैंड में, तो इसके चलते क्या होता है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ख़त्म हो रही है। लैंड में जो उर्वरता थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, और लैंड में जो रेजिस्टेंट, तो धीरे धीरे सॉइल रेजिस्टेंट हो रही है, वहाँ पे डिजीजेस, वीड्स ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो इसी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहे हैं। शॉर्टेजेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर धीरे धीरे सूख रहे हैं। वाटर की आपको
आपको पता होगा पहले ज़माने में सरस्वती एक रिवर थी जो कि धीरे-धीरे सूख गई, जिसके बाद जो जो सभ्यता हमारी थी वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगी। तो उसी तरह से अभी बोला जा रहा है कि गंगा की जो विड्थ थे वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है, मतलब कम होती जा रही है। तो ये भी तो प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि अब बहुत दिनों के बाद, मतलब काफ़ी दिनों के बाद में भी गंगा रिवर भी उभन हो सकती है। तो इसी तरह से वाटर धीरे-धीरे, हम वाटर को बहुत सारे मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत ही ख़राब तरीके से खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज भी हो रही है और ग्राउंड वाटर लेवल वो भी धीरे-धीरे कम होते जा रही है। ठीक है? ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है प्रोडक्शन कम होने में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर प्रोडक्शन में हमें ज़रूरत होती है पानी की, और पानी नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन किस तरह से होगा? लोग भूखे मर जाएँगे। ठीक है? पानी भी तो मेन सोर्स होता है ना प्रोडक्शन की। फिर डिक्रीज यील्ड ग्रोथ रेट्स इवन विथ इंक्रीज्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले जब हम एक ही फील्ड में 20-40-20 दे रहे हैं, फर्टिलाइजर देते थे तो बहुत ही प्रोडक्शन होता था। अभी 20 लेकर अगर हम 80 और ये 160, 80 इस तरह की फर्टिलाइजर्स डोजेस भी दे रहे हैं, उसके बाद भी कहीं न कहीं हमें ग्रोथ उसी पैटर्न से नहीं मिल रहा है, मतलब प्रोडक्शन उस तरह की ग्रोथ नहीं हो रहा है। ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स ऑल्सो, यू कैन कंसिडर लाइक टेम्परेचर की प्रॉब्लम से की वजह से, प्रेसिपिटेशन पैटर्न की वजह से, रेनफॉल की पैटर्न की वजह से और डिफरेंट अदर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल्स। देखिए फॉसिल फ्यूल्स मतलब हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रहे हैं, क्योंकि जो जगह पे प्रोडक्शन होते थे, ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मान के चलिए कहीं पे व्हीट राइस प्रोडक्शन हो रहे हैं, और आजकल की दुनिया में व्हीकल्स बहुत सारे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, लॉजिस्टिक और रॉ मटेरियल्स के लिए हमें धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस होना पड़ रहा है, और फॉसिल फ्यूल के वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है? और ग्रोइंग फूड डिमांड मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली फूड डिमांड भी ज़्यादा ज़्यादा होगी। जिस एरिया पे हमें 1 हेक्टेयर में मान के चलिए 1 टन हम राइस उगाते थे, वहाँ पे 1 हेक्टेयर में लैंड कहीं न कहीं डिग्रेड हो रही है, लैंड की साइज़ कम हो रही है। इसके वजह से क्या होता है, हमें जहाँ पे 1 टन के राइस ज़रूरत होती थी, वहाँ पे हमें 3 से 4 गुना ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होना चाहिए उस जगह पे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो फिर भी उस तरह की प्रोडक्शन हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि इतने सारे लार्ज पॉपुलेशन को खाना दिलाना और पॉवर्टी से जूझ के फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है? कोई भी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात होगी। तो ये सब रीजन कहीं न कहीं हमारे फूड प्रोडक्शन में कंस्ट्रेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी एक तरह की कंस्ट्रेंट ही है। पॉपुलेशन ग्रोथ, वही जो बात मैं बोल रही थी, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि 2015 में वर्ल्ड पॉपुलेशन विल कम क्लोज टू 10 बिलियन पीपल। ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, जो कि 10 बिलियन पीपल तक पहुंच जाएगी। एट द सेम टाइम द इशू ऑफ हंगर ऑलरेडी एग्जिस्ट एट एन अलार्मिंग रेट। आपको पता है धीरे धीरे हंगर रेट भी बढ़ रही है। हमारे ग्लोबल इंडेक्स में आपको आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वहाँ पे इंडिया की रैंक कितनी है। ठीक है? तो एंड रिक्वायर्स बेटर न्यूट्रिशन एज रिजल्ट फॉर कैपिटल यील्ड प्रोडक्टिविटी विल सून डिक्लाइन। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब इतने सारे पॉपुलेशन होगा, इतने सारे पॉपुलेशन के लिए रहने के लिए लैंड की ज़रूरत होगी, तो जितने सारे लैंड को हम चाहे कन्वर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे लिविंग एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड कहीं ना कहीं घट रही है। तो इसके वजह से खाने की प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम हो रही है, और हंगर भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके वजह से साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो पर कैपिटा यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बहुत ही डिक्लाइन हो जाएगी, जीरो के आसपास भी पहुंच सकता है। इन एडिशन द कंजप्शन ऑफ बायोफ्यूल इज इंक्रीजिंग एडिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है? बायोफ्यूल, देखियो बायोफ्यूल के साथ फूड प्रोडक्शन की क्या लिंक है। हम बायोफ्यूल के ऊपर ज़्यादा अब धीरे धीरे हमें जो हमारे जो फ्यूल्स हैं,
मतलब जो फ्यूल्स हम पेट्रोल डीजल सब निकाल के ला रहे हैं धरती के अंदर से, पानी से निकल के या फिर लैंड के अंदर से निकल कर लाते हैं, कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। इतनी सारे पॉपुलेशन को की नीड को फुलफिल करना कहीं छोटी बात थोड़ी ना है। और ये सारी चीजें रीजुबिनेट होने के लिए तो बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है, ये जो पेट्रोल डीजल है, जो फॉसिल में जो फ्यूल्स हैं, इनको रीजुबिनेट होने में मतलब रिप्रोडक्शन होने में बहुत साल लग जाएंगे। लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट हम किस तरह से कर रहे हैं, आप लोगों को पता है ना। एक्स्ट्रा हम मतलब इतनी जल्दी कर रहे हैं, तो एक वक्त पर डेफिनेटली ये सारे भी खत्म हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, इस मास पॉपुलेशन को उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को आर्टिफिशियली भी बनाना पड़ेगा। तो इसी वजह से रिसर्च डेवलपमेंट की तरह पता चला है कि हम बायोफ्यूल्स के ऊपर हम डिपेंडेंसी कर सकते हैं। बायोफ्यूल्स मतलब जैसे शुगर केन हो गया, कर्ण हो गया, ये सबको हम हार्वेस्ट करके इसको प्रोसेसिंग करके इससे हम बायोफ्यूल्स निकाल सकते हैं, जो फ्यूल्स हमारे जो पेट्रोल डीजल की तरह काम करेंगे, इथेनॉल जैसे हो गया। ठीक है, तो इसके लिए ये सारी चीज़ों को उगाने के लिए भी जगह चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, जो अपने लैंड होते हैं, लैंड में व्हीट राइस वो जो स्टेपल फूड है उसको छोड़ के पैसे के लिए ये सारे चीज़ें उगा रहे हैं, क्रॉप उगा रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे जो फूड हो गया, फूड प्रोडक्शन में डेफिनेटली जहाँ पे हमें राइस व्हीट प्रोडक्शन में या फिर उनका जो कंट्री का स्टेपल फूड है वो प्रोडक्शन में जहाँ हमें ज़्यादा खाना मिल सकता था, वहाँ पे हम बायोफ्यूल्स के लिए पैसों के लिए खर्च कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो जगह तो चली गई, प्रोडक्शन तो वहाँ पे जीरो हो गया स्टेपल फूड का प्रोडक्शन। तो इसी तरह से प्रोडक्शन कहीं ना कहीं घट रहा है। देयर इज़ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के वजह से कि इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हम लैंड कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपिंग इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम फॉर द रैपिडली ग्रोइंग सिटीज is also challenged to be addressed by modern agricultural technology such as utilizing high purity pipe fabrication and food production system overall। तो लगभग एक ही चीज़ है कि हम जितना भी मॉडर्नाइज टेक्निक यूज़ करें, जो भी यूज़ करें, एक सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्योंकि हम जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन ग्रोथ हो रही है, डिमांड खाने की डिमांड बढ़ रही है, वहाँ पे हम कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना लगा ले, हाई प्योरिटी पाइप फैब्रिकेशन कर ले, प्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप कर ले, ये सारी चीज़ें ना कहीं इतने हद तक इफेक्टिव नहीं होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल करके, आई मीन कुछ चीज़ों को मैनेज करके हम ये सारी चीज़ों को थोड़े बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि लैंड, जो जितने सारे लैंड है जो जहाँ पे फार्मिंग हो रही है, फूड प्रोडक्शन हो रही है, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह के ऑप्टिमाइज़ करने के लिए डिफरेंट मतलब जैसे ऑर्गेनिक वे में हो गया, सॉयल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़े से एरिया में किस तरह से हम ज़्यादा ग्रो कर सके उस पर ध्यान देना होगा। डिफरेंट टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना होगा। रिसोर्सेज जितने सारे हैं उसको एफिशिएंटली हमें यूज़ करना होगा। पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को हमें अपनाना होगा। और बहुत सारे ऐसे हैं, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्लूड किए हूँ, जिस तरह की ग्लोबल इनिशिएटिव को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे फूड वेस्ट को रिड्यूस किया जाए। मतलब हमारी इंडिया एक लीडिंग कंट्री है फूड वेस्ट को लेकर, हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। ठीक है, तो लिमिटेड फार्मलैंड्स के ऊपर वही बात बोला गया है जो मैं बोल रही थी कि पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब फूड शॉर्टेजेस होते थे तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो होते थे न्यू फार्मलैंड में होते थे। ठीक है, न्यू फार्मलैंड को सर्च करके वहाँ पे न्यू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होते थे, न्यू क्रॉप्स उगाए जाते थे। लेकिन क्या हुआ, अब अगर आप देखोगे पास्ट फ्यू 5 डिकेड्स में क्या हो रहा है कि ग्रेन प्रोडक्शन अगर डबल हो भी चुका है, लेकिन उसी तरह से जो फार्मिंग लैंड की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं उतने तेज़ी से नहीं बढ़ा है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आप ये देखेंगे कि कुछ न्यू लैंड में बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, कुछ न्यू लैंड को हम डिस्कवर करके यहाँ पे कल्टीवेशन तो कर रहे हैं न्यू लैंड को लेके, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ज़्यादातर काम होती थी। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब क्या,
कि वहाँ पे हम एग्रीकल्चर के जगह एग्रीकल्चर तो थोड़े बहुत जगह पे कर देते थे, बाकी की जगह पे कंस्ट्रक्शन कर देते थे या फिर और कुछ काम कर देते थे, जिसके वजह से उस तरह की एफिशिएंसी वो नहीं होती थी। जो फार्म होती थी, जो लैंड होती थी, वहाँ पे उतना प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं हो पाती थी जो पहले के ज़माने में होता था। और रिसेंट डिकेड्स में क्या आप देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो लैंड की एरिया धीरे धीरे घट रही है, डिजर्टिफिकेशन हो रही है, सैलिनाइजेशन हो रही है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा इनऑर्गेनिक वे में जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से सॉल्ट के अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वहाँ पे क्रॉप ग्रोन की कंडीशन क्रिएट नहीं हो पा रही है, सॉइल इरोजन हो रही है, अदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसस्टेनेबल लैंड यूज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर सॉइल डिग्रेडेशन, ये एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है सॉइल डिग्रेडेशन, और इसके ऊपर तो एक वीडियो होना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट में आप इतना ही समझ सकते हो कि सॉइल डिग्रेडेशन क्या हो रहा है कि हम जितने सारे ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है सॉइल की, और एक ही जगह पे एक ही क्रॉप बार बार उगाने की वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। उसकी क्वालिटी एंड कंडीशन भी ख़राब हो रही है धीरे धीरे। तो ये एक मेन चैलेंज हो रहा है जो कि फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट के रूप में खड़ी हो रही है। ठीक है, सॉइल इरोजन भी कहीं ना कहीं इस तरह की soil erosion is already affecting food production around the world with losses noted across ingredients like wheat and maize। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि ये जो फूड प्रोडक्शन की कंस्ट्रेंट हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होके हम एक सस्टेनेबल वे में सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो पहली पॉइंट ये है प्रिसिशन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर क्या होता है? ये एक एग्रीकल्चर फॉर्म है दैट इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इन्फॉर्म क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर। ये इंश्योर करता है कि क्रॉप ऑन सॉइल, जो क्रॉप होता है, जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं, एंड जो सॉइल में हम ग्रो कर रहे हैं, इसको एग्जैक्टली ट्रीटेड एग्जैक्टली एज नीडेड डिपेंडिंग ऑन रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग। मतलब अगर वेदर ठीक हो, ठीक है, अगर खरीफ में आप कुछ उगा रहे हैं या फिर अभी में कुछ आप उगा रहे हैं लैंड में जाकर, उस टाइम पे लैंड में जो जो चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए और क्रॉप में जो जो चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मेंटेन हो, ये सारी चीज़ें वो इंश्योर करती है बाय डिफरेंट प्रैक्टिस। ठीक है, डाटा रिलेटिंग टू कंडीशन ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल्स एंड मोर, इसमें हम डिफरेंट तरह की एआई टूल्स भी यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चरल एआई टूल्स, या फिर जैसे कंप्यूटर और ड्रोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करके यहाँ पे ये सारी चीज़ों को इंश्योर करते हैं। तो ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, इसको प्रिसिशन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग with advance in technology has come the ability to capture extremely high quality images of crops and soils. This means that early signs of disease, water stress and even soil degradation can be identified and treated as required। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम क्रॉप की और सॉइल की एक हाई क्वालिटी इमेज हम खींच सकते हैं। और बहुत ज़्यादातर क्या होता है, हम ना क्रॉप को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते हैं क्या हो रहा है। अगर हाई इमेज हम डाल लेते तो हम बैठ के देख सकते हैं कहाँ क्रॉप में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में हम एक एक जगह करके विजिट करके देख नहीं सकते कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम ड्रोन के सहायता से या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी के सहायता से हम ऊपर से फ़ोटो ले सकते हैं, और वो भी हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन वाला फ़ोटो, तो हम उसको जूम करके देख सकते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे क्रॉप में डिजीजेस तो नहीं आ रहा है, कहीं पे वीड ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, सॉइल की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके वजह से अगर कुछ डिजीज है या फिर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है या फिर सॉइल डिग्रेडेशन की कंडीशन है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम उसे कुछ मेजर्स भी ले सकते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैन देयरफॉर कंट्रीब्यूट टू ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस एंड ensuring agricultural practices are as
एफिशिएंट एज पॉसिबल। ये हाई रेजोल्यूशन इमेज के द्वारा ये सब कुछ आजकल पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। फिर चैरिटीज टैकलिंग फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी को टैकलिंग करने के लिए हमें चैरिटी प्रोग्राम भी शुरू कर देना चाहिए। कैसे? चैरिटीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इनिशिएटिव्स केम इनटू प्ले एंड दे आर मेकिंग ए ह्यूज डिफरेंस। जो चैरिटीज, डिफरेंट चैरिटीज ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ के द्वारा, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटीज आते हैं जो चैरिटी करते हैं फूड इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए, ठीक है। each with different focuses and initiatives. There are number of organizations tackling the hunger crisis that is unfolding across a number of countries around the world in 2022. कोरोना के बाद क्या हुआ, हमारे जो फूड में इतना क्राइसिस हो गया, कोरोना के बाद फूड मतलब फूड क्राइसिस एक बहुत बड़ी मुद्दा बन गई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट इनिशिएटिव लिया गया फूड चैरिटी प्रोग्राम को मतलब उनकी मेन फोकस थी फूड चैरिटी। तो ये इसके वजह से तो क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ के आए लोगों को हेल्प करने के लिए और फूड को ख़त्म करने के लिए। तो उस आगे देखेंगे उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन इंक्लूड है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्लान इंटरनेशनल, फिर सेव द चिल्ड्रेन, ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया, टीयर फंड ऑस्ट्रेलिया, फिर चैरिटास ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ऑस्ट्रेलिया की है, एंग्लिकन ओवरसीज एड, एक्ट ऑफ पीस ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चैरिटी करते थे फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम फूड प्रोडक्शन के कंस्ट्रेंट को, मेजर्स को, और कुछ मेजर्स है जैसे कि हमें सॉइल डिग्रेडेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से मैनेज भी करनी होगी, ऑर्गेनिक वे में हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा अडॉप्शन करनी होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और जितने सारे सस्टेनेबल वे में हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस करनी होगी, जहाँ पे काम नेचुरल वे में हो सकती है, वहाँ पे हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड की यूज़ नहीं करनी होगी। तो ये सारे कुछ मेजर्स भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोक्योरमेंट की जो कंस्ट्रेंट है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।